नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम एलिमेंट्री आइडिया अबाउट यूजेनिक्स के पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे और यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और यूनिट फोर्थ का है। अब हम यहाँ यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी, इसका आनुवंशिक अध्ययन किस किस का किया जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या दाब कोशिका अरक्तता, सेकंड सिंड्रोम्स, और इसके अलावा आरएच फैक्टर्स, और इसके अलावा ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स, और इसके फिफ्थ है एमनियोसेंटेसिस, और सिक्स है पेडिग्री एनालिसिस, और लास्ट है कैरेक्टर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट इन मैन एंड देयर इनहेरिटेंस। तो इन सभी के बारे में आज हम यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने और बाकी के बारे में देखा था। इस डायग्राम के द्वारा हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया दाब कोशिका अरक्तता। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कई प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, इसलिए एक जीन किसी एक एंजाइम का या प्रोटीन के कंप्लीट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस न करके केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। लेकिन जो न्यू थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कंट्रोल करता है। तो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत को, तो इनमें क्या होता है कि ये कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया नामक रोग इनमें होता है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इस रोग में। तो इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो भी चेंज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो भी इनमें लो हो जाती है, और इसके लिए इसमें रेड ब्लड सेल्स है अपनी जो नॉर्मल शेप है उसमें चेंजेस करके सिकल सेप्ड या दराती के समान हो जाती है। इस कारण ही मोलाइटिक एनीमिया उत्पन्न हो जाती है, और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो विच्छिन्न हो जाती है। तो इस जो डिजीज़ है इसका मेन रीज़न है हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट में अंतर हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 64,000 के आसपास होता है, और इसमें लगभग 600 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ही रीअरेंज होते हैं, जिनमें 2 पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो इनके जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो सिकल सेप्ड हीमोग्लोबिन की चेन होती है इनमें 7वें नंबर के जो पॉलीपेप्टाइड में वेलिन अमीनो एसिड होता है, जबकि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें इसके स्थान पे ग्लूटामिक एसिड होता है। तो अमीनो एसिड के रीअरेंजमेंट में डिफरेंस जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के 6 ट्रिपलेट में बेसिक पेयर के डिफरेंस द्वारा ही कंट्रोल होता है। अब हमें यह स्पष्ट हो गया कि एक जीन प्रोटीन के पूरे मॉलिक्यूल का सिंथेसिस न करके ओनली ये क्या करती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा ही सिंथेसिस का कंट्रोल होता है। तो यहाँ जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, और इस डिजीज़ में होने के बाद में इनमें जो सिकल सेल एनीमिया उनमें रेड ब्लड सेल्स के आकार में चेंजेस होते हैं। तो ये इनका शेप जो होती है वो सिकल शेप या हंसियाकार हो जाती है। इसी प्रकार ओनली सेल्स नहीं, रेड ब्लड कॉर्पस या लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती है उनमें भी इसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन सिकल सेप हो जाता है तो उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को ये कम क्वांटिटी में कैरी कर पाता है, और इनका लाइफ साइकिल है वो भी शॉर्ट होता है, और इनमें जो जिन सेल्स को नष्ट हो गई है उनमें ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ को ये रोक देती है,
और इसके द्वारा क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है उसको भी ये रोक देती है। और इस डिजीज के द्वारा पेशेंट में क्या होता है, दर्द होता है, बुखार, पीलिया और किडनी के इन्फेक्शन जैसे भी लगने लगता है। अब यहाँ सिंड्रोम्स या संलक्षण के बारे में देखेंगे। तो ये सिंड्रोम्स क्या होता है कि ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की जो एबनॉर्मेलिटी के कारण ही कई प्रकार के सिंड्रोम्स डेवलप हो जाते हैं। तो इनके यहाँ पे दिए गए थे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टनरल सिंड्रोम्स, सेकंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और लास्ट थर्ड है डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखते हैं कि टर्नल सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी होती है और लास्ट जो थर्ड वाला है वो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। फर्स्ट जो टर्नल सिंड्रोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोमल एब्रिएशन के कारण होता है। तो इसको एप्लॉइडी के नाम से भी इसकी स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले टर्नर ने 1938 में खोज की थी। और इसमें क्या होता है कि जो मोनोसोमी से टर्नल सिंड्रोम प्राप्त हुए। इनमें क्रोमोसोम्स की जो कुल संख्या हमने देखा था कि 46 होती है, तो उनके स्थान पर 46 न होकर 45 ही होती है। इनमें एक गुणसूत्र की कमी होती है, तो 2n-1 होता है। तो जिस क्रोमोसोम्स की कमी होती है वह एक्स क्रोमोसोम होता है। ये टर्नर सिंड्रोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी होती है वो फीमेल्स में होती है। तो इसके होने से फीमेल्स में कुछ कैरेक्टर्स अलग से आते हैं, जैसे कि इनकी नेक की जो मेम्ब्रेन होती है सो होती है, और कानों का जो कुछ नीचे की तरफ होना, और इनके अलावा इसमें थोड़ी सी इनकी जो ब्रेन है वो भी कम हो जाता है। और फीमेल हार्मोन का जो लोअर पार्ट है तो इसमें ये इनकी हाइट भी कम होती है। ऐसे लक्षण इनमें शो होने लग जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले हैरी ने 1942 में इसकी इवेंट की थी और इन्होंने बताया कि ये सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है और इसके अंतर्गत इनको एन्यूप्लॉइडी माना गया और इनमें कहा गया कि ये मेल्स में पाई जाती है। तो इसमें क्रोमोसोम्स के 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें ये क्रोमोसोम 2n+1 होते हैं। तो इस सिंड्रोम वाले जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम वो एक्स्ट्रा हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि यह सामान्य में जो एक्स होते हैं उनमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म से होता है। तो इनमें नॉन डिसेक्शन द्वारा बन जाते हैं। क्लाइनफेल्टर संलक्षण जो मेल्स होते हैं उनमें जो टेस्टिस होती है वो छोटे होते हैं और उनमें मेल हार्मोन लेवल है वो कम हो जाता है। अब लास्ट है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। तो इसके बारे में सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इसके बारे में स्टडी की थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स में 46 के, जैसे कि नॉर्मल क्रोमोसोम 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है वो 21वां, 17वां, 13 और 15 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में 21वां क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई इडियट्स भी कहा जाता है। मंगोलियाई इडियट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके चेहरे की जो शेप है वो मंगोलों के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें मंगोलियन इडियट्स भी कहते हैं। अब हम यहाँ यूजेनिक्स के अंतर्गत जेनेटिक स्टडी में RH ब्लड फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो RH ब्लड फैक्टर क्या होता है कि ये ह्यूमन में RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव 2 ग्रुप्स होते हैं। तो जिन एनिमल्स में जो ब्लड में RH एंटीजन
का जो फैक्टर पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें ये एब्सेंट होता है उनको RH नेगेटिव कहते हैं। तो RH एंटीजन एक डोमिनेंट जीन और R के कंट्रोल में संश्लिष्ट होता है, जबकि जो रेसेसिव जीन है वो स्मॉल r की उपस्थिति होने पर RH नेगेटिव की स्थिति पाई जाती है। तो इसमें इस डायग्राम के द्वारा हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस के बारे में देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर RH पॉजिटिव मेल की मैरिज अगर RH नेगेटिव फीमेल से हो जाती है तो जो फीमेल के यूट्रस में RH पॉजिटिव एम्ब्रियो ग्रो करता है, तो पूरा एम्ब्रियो में RH पॉजिटिव एंटीजन फीमेल की ब्लड में एंटर कर जाते हैं और ये एंटीबॉडीज भी उत्पन्न होती है। लेकिन अगर दूसरी बार यदि दोबारा यूट्रस में RH पॉजिटिव एम्ब्रियो बनता है तो वो फीमेल के ब्लड में से एंटीबॉडीज एम्ब्रियो में एंटर कर जाती है और इस कारण इनके एम्ब्रियो की डेथ भी हो जाती है। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहते हैं। अब हम यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी के अंतर्गत ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप्स मेन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो इनमें सबसे पहले ए बी और ओ कहते हैं। तो ओ ग्रुप को जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इन ग्रुप्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसी प्रकार एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी की प्रेजेंस और एब्सेंस पर ही डिपेंड करता है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स की जो वंशागति है वो मल्टीपल एलील के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। ये एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, इन पर डिपेंड ही ब्लड ग्रुप्स सिस्टम होते हैं। इन ब्लड ग्रुप्स में होता क्या है कि ओ ग्रुप वाला जो ब्लड है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी ब्लड ग्रुप्स का होता है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। और ए ग्रुप का जो ब्लड है वो ए बी और ए ब्लड ग्रुप्स वालों को, और बी ग्रुप का है वो ए बी और बी ब्लड ग्रुप्स के व्यक्तियों को ब्लड दिया जाता है। तो इन ग्रुप्स के द्वारा हम ब्लड का एक्सचेंज भी देखते हैं। यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी के अंतर्गत एमनियोटेंसिस भी आता है। तो एमनियोटेंसिस में क्या होता है, इस डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि ये एक तरह से एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है कि फीमेल के यूट्रस में अगर एमनियोटिक फ्लूइड को स्टरलाइज निडल द्वारा बाहर निकाल कर उसका टेस्ट करते हैं तो इस फ्लूइड में एम्ब्रियो की कुछ सेल्स आ जाती हैं और उन्हें स्टरलाइज कल्चर में रखकर स्टडी करते हैं। इनमें क्रोमोसोमल या बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटी आ जाती है और ये जो एब्नॉर्मलिटी होती है उससे क्या कि एम्ब्रियो का गर्भपात कराकर ऐसी स्थिति को होने से भी रोका जा सकता है। इस चार्ट के द्वारा हम यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी के अंतर्गत पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण की स्टडी करते हैं। तो इनमें कहता है कि ह्यूमन बींग्स की जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक वंशावली होती है जो कि पिछली संततियों से संबंधित रहती है और पिछली संततियों के कैरेक्टर्स या सिम्टम्स का स्टडी करते हैं। तो इसमें यहाँ पर इस चार्ट को एक वृक्ष वंश के रूप में डिनोट किया गया है। तो जनरली होता क्या है कि फीमेल्स को सर्कुलर और मेल्स को इसमें स्क्वायर शेप दिया गया है। तो हर वर्ग में या क्लास में तो इस वंश वृक्ष में सामान्य फीमेल और सामान्य मेल, इसके अलावा मेल जो होती है पॉलीडेक्टिली के साथ और फीमेल है वो पॉलीडेक्टिली के साथ, इन सभी का निरूपण इस चार्ट के द्वारा किया गया है। जेनेटिक स्टडी का लास्ट टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट इन मेल एंड देयर इनहेरिटेंस। तो मानव में सामान्य रुचि के लक्षण एवं इनकी वंशागति कैसे होती है। तो जैसे देखा कि जो
मानव में या ह्यूमन में कैरेक्टर्स में कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लगभग चिर परिचितों में उपस्थित रहते हैं। तो इनके ये देखा गया कि कौन कौन से, जैसे सिंडेक्टली युक्त उंगलियाँ, हेयर्स, स्क्वायर्स, डिजीज ऑफ आइज, ईयर, नोज, लिप्स, टीथ, टंग। इसके अलावा चिन एंड चिक्स भी हैं, और हैंड और फिट। और इसके अलावा लास्ट स्केलेटन भी कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि यूजेनिक्स भी 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव के बारे में सबसे पहले एच मूलर ने इसके बारे में प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि मानव जाति में ज़्यादा अधिक और अच्छे करैक्टर वाले आए, इसके लिए ये आवश्यक मेथड है। तो इसमें जो पॉजिटिव यूनिट है उसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ गुड क्वालिटी जर्मप्लाज भी अच्छी क्वालिटी का होगा। इसके अलावा फ्रीडम फ्री फ्रॉम सोशल बाइंडिंग से फ्रीडम हो, और मैरिज इन करेक्ट एज, मैरिज भी करेक्ट एज में होनी चाहिए। सेकंड इसका नेगेटिव यूजेनिक्स। तो नेगेटिव यूजेनिक्स का अंतर्गत क्या होता है कि जो दोष युक्त जीन होते हैं उन व्यक्तियों को समान ही मुख्य जो धारा होती है इसकी मेन, उससे अलग कर। तो इनका उद्देश्य है कि जो नेगेटिव मेथड के अंदर कुछ के बारे में दिया गया है, सेग्रेशन या बंध्यकरण। उसके अलावा यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग। इसके अलावा सेग्रेशन या पृथक्करण। और इसके बाद अलग भी है कि सगोत्र विवाह पर रोक, और कंट्रोल्ड मैरिज, नियंत्रित विवाह भी नियंत्रित होना चाहिए। और लास्ट है कंट्रोल एंड इमाइग्रेट, मतलब प्रवासियों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये सभी नेगेटिव यूजेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।